गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सेकंड बुक जो ज्योग्राफी की है उसमें से मानव बस्तियाँ ये पढ़ेंगे। आपको मैंने जब स्कूल लगती थी उस टाइम में आपको मैंने फर्स्ट जो बुक है उस भूगोल के सिद्धांत वाली बुक है, उसके अंदर मैंने आपको मानव बस्तियों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा टी आकार की मानव बस्ती, ठीक है, तारा आकार की मानव बस्ती या गोलाकार मानव बस्ती। तो ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन उससे थोड़ा हटके है। इसमें है भारत में जो मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं उन मानव बस्तियों के बारे में बताया गया, ठीक है। अगर हम मानव बस्ती की देखो, मानव बस्ती किसे कहते हैं? जहाँ लोग समूह में रहते हैं, यानी कि 10 से लेके 50, 20, 30, 40, 100, 200 यहाँ तक कि 5000 तक के घरों के जो समूह होते हैं उनको हम मानव बस्ती कहा जाता है। आगे समझ में आपको देखो, भारत बस्ती से मानव बस्ती से अभिप्राय किसी भी प्रकार और किस आकार के घरों को समूह जिनमें मनुष्य रहते हैं। यानी कि मानव बस्ती का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार के घर किसी भी आकार के हो सकते हैं, कच्चे हो सकते हैं, पक्की बिल्डिंग हो सकती है, या किसी भी तरह के खपरेल के मकान हो सकते हैं, कि इस किसी भी प्रकार के आकार के ऐसे समूह जिनमें मनुष्य स्वयं रहता है उसी को मानव बस्तियाँ कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के समूहों को मानव बस्ती कहा जाता है। आई समझ में आपको? अब देखो आपने इसके अपने चैप्टर के अंदर कि मानव बस्तियाँ नगरीय बस्तियों कि किस प्रकार की मानव बस्तियों के जो आधारभूत अंतर होते हैं। यानी कि दो प्रकार की मानव बस्तियाँ होती हैं, एक तो होती है नगरीय मानव बस्तियाँ, एक होती ग्रामीण मानव बस्तियाँ, ठीक है। नगरीय मानव बस्तियाँ एक होती ग्रामीण मानव बस्तियाँ। देखो नगरीय मानव बस्तियों में क्या होता है बेटा, जो नगर हमने अपने पढ़ा होगा कि नगर किसको कहते हैं? ऐसी मानव बस्तियों का एक समूह, एक संगठन जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप में, यानी कि जिसमें रहने वाले लोग 75% लोग ऐसे होने चाहिए जो कि द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होने चाहिए, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप की जनसंख्या कम होनी चाहिए, जो कि द्वितीय या तृतीय औद्योगिक में, किसी भी ऑफिस में या किसी भी तृतीय सेवा में अपना काम कर रहे हो, उसी को नगरीय मानव बस्ती कहा जाता है। आगे समझ में, इसमें देखो नगरीय और मानव बस्तियाँ दोनों ही क्या होती हैं? ग्रामीण और जो नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं वो क्या होती है? दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नगर जो होते हैं वो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं, ठीक है, कि जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनसे कच्चा माल खरीदना, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, या अनाज है, या फिर कोई भी कच्चे कपास है, तो कच्चा माल खरीदना। और हाँ, तो नगर क्या है? नगर एक आर्थिक वृद्धि के रूप में एक नोड का काम करते हैं। जिस तरह से गाँव से कच्चा माल लेना, दूध है, सब्जी है, अनाज है, कपास है, जितने भी जो ग्रामीण कृषि जो उत्पादन होते हैं उसको खरीदने का काम करते हैं। बदले में वो क्या करते हैं? विनिर्मित माल, यानी कि तैयार जो सामान होता है वो गाँव में सप्लाई करते हैं, और साथ में गाँवों को एजुकेशन के टीचर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा या क्लर्क के द्वारा, वकील के द्वारा, तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न जो लोग होते हैं वो अपनी सेवाएँ गाँवों को प्रदान करते हैं। आगे समझ में, दूसरा क्या है? ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण का आधारभूत जो है जरूरतों की पूर्ति भूमि से करते हैं। आगे समझ में, ग्रामीण जो है वो ज़्यादातर जीवन जो किसके प्रति का होता है? कृषि के प्रति का, प्राथमिक क्रिया के ऊपर। कृषि में प्राथमिक क्रिया पशुपालन करना, बागवानी करना, या फिर कृषि करना, या ये कहें कि वानिकी करना। इस प्रकार से क्या है कि पूरा का पूरा किसके प्रति का होता है? प्राथमिक क्रिया के प्रति का होता है। तीसरा क्या है इसमें देखो कि ग्रामीण और नगरीय सामाजिक संबंधों की जो अभिव्यक्ति है वो क्या है? एक दूसरे की साफ स्पष्ट होती है। दोनों के दृष्टिकोण में दृष्टि से जो भी पृथक होते हैं। ग्रामीण लोग क्या करते हैं? ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कम जाते हैं, क्योंकि वो पशु पालते हैं, कृषि करते हैं, इसलिए उनको एक जगह टिक कर रहना पड़ता है, ठीक है। जबकि नगरीय लोग क्या होते हैं? ज़्यादातर गतिशील होते हैं, जैसे दुकानें हैं, फुटकर सामान बेचने वाले हैं, व्यापारी हैं, या जैसे टीचर हैं अपनी सेवाएं, स्कूल डॉक्टर हैं, बैंकिंग में काम करने वाले क्लर्क हैं, या वकील हैं। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये क्या होते हैं? इनकी ज़िंदगी ज़्यादा गतिशील होती है। ग्रामीण जो ज़िंदगी होती है वो इतनी ज़्यादा गतिशील नहीं होती है, ठीक है। अगला है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। देखो ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं वो है 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं। पहले कौन सी? गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियाँ। गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियाँ। ये बस्तियाँ देखो बेटा आपको क्या होते हैं? ये मान लो कि एक ऐसा ग्रामीण समूह या ऐसी ग्रामीण बस्तियाँ जो ज़्यादा
जिसमें घर ज़्यादा होते हैं, जिसमें 250, 400, 500 या हज़ारों से ज़्यादा घर होते हैं, जो एक दूसरे के पास में सटे हुए वो घर होते हैं, एक दूसरे घरों की जो छतें हैं एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 5000 भी हो सकती है, 2000 भी, 3000 भी, 1500 भी हो सकती है, जिनकी संख्या 500 से ऊपर होती है, ये क्या कहलाते हैं? गुच्छित बस्तियाँ कहलाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियाँ किस या अथवा विखंडित बस्तियाँ, जिसको हम कहते हैं छोटे गांव हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 500 से भी नीचे हो सकती है, जिसमें घर 150, 200 भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे हम जिसको हम ढाणी बोलते हैं, छोटे गांव आते हैं इसमें। पल्लीकृत, ये पल्लीकृत कहते हैं जिसको हम ढाणी बोलते हैं, अपनी भाषा में लोकल हमारे यहाँ पे इसको ढाणी बोलते हैं, पल्लीकृत को। छोटे छोटे 50-60 घरों की बस्तियाँ होती हैं। अगला है प्रक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियाँ। प्रक्षिप्त और एकांकी बस्तियाँ क्या होती हैं? ये बेटा ज़्यादातर क्या होते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में बस्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इस बस्तियाँ क्या होती हैं? ये जैसे पहाड़ी इलाकों में एक घर यहाँ पे, एक घर वहाँ पे, आधे किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे है, तो ये घर बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। इसी वजह से इनको करते हैं प्रक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो नगरीय बस्तियाँ। देखो बेटा, नगरीय बस्तियाँ क्या हैं? मैंने आपको बताया कि नगरीय बस्तियाँ उसे कहा जाता है जिसके अंदर रहने वाले लोग 75% से अबोव ऐसे लोग होने चाहिए जो प्राथमिक क्षेत्र में काम न करके द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में अपना काम कर रहे हों, ठीक है, जो खास करके विनिर्माण का काम करते हों या दूसरों को अपनी सेवाएं देने का काम करते हों, उनको हम नगरीय बस्तियों में शामिल किया जाता है। आगे समझे आपको, ठीक है। इनका काम ज़्यादा द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 75% से ऊपर ऐसे लोग होने चाहिए जो कि तृतीय और द्वितीय क्रियाकलाप में काम करने वाले होने चाहिए। इसमें देखो भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ। अगर हम भारत में नगरों का विकास हमने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, पढ़ा था ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या था बेटा कि हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है आज से 3000 साल पुरानी सभ्यता है और ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं आज से लगभग 2 या 3 हज़ार वर्ष पहले, ठीक, भारत में नगरों का विकास हो चुका था और उस टाइम के नगरों को हम क्या कहते हैं? प्राचीन नगर के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा आता है? मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगरों में बेटा कौन सा आता है? ये अगर हम बात करते हैं तो आज से 1000-1500 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम के बीच के टाइम पीरियड का काल है। इस टाइम में के नगर थे किसके? ये खास करके जो राजाओं के द्वारा अपनी राजधानी बनाई जाती थी, अपने प्रशासनिक सैनिक जो केंद्र बनाए जाते थे, उस टाइम में जो बनाए गए थे, बसाए गए नगर थे, वो इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर में कौन सा आता है? जो अंग्रेजों के टाइम में बसाए गए थे वो है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन काल के नगर जो मैंने आपको बताया कि आज से 3000-2000 साल पहले के अगर प्राचीन नगर हैं तो उसमें हम आ सकता है हमारा पाटलिपुत्र है, आपने पढ़ा होगा, जो मगध राज्य की राजधानी रह चुका है। पाटलिपुत्र है, इलाहाबाद है, या इसके अलावा आपका क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, ये कौन सा था आपका? उज्जैन है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या था? अरे हस्तिनापुर जो दिल्ली है, ये प्राचीन नगरों के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में मध्यकालीन जो नगर हैं उसमें से ज़्यादातर कौन से आते हैं? अगर हम बात करते हैं दिल्ली है, मध्यकालीन नगरों में जयपुर है, हैदराबाद है, आगरा है और लखनऊ है, नागपुर है। ये किस में आते हैं? मध्यकालीन नगरों में आते हैं। आज से 100 साल पुराने, जो खास करके किसी राजा के राजनीतिक या सैनिक जो के अंदर रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम आधुनिक नगरों की, तो आधुनिक नगरों की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है ब्रिटिश कंपनी के टाइम से। ब्रिटिश जब भारत आए और भारत आने के बाद में उन्होंने अपना जो यहाँ पे अपना प्रशासन शुरू किया, तो उन्होंने अपना जो प्रशासनिक केंद्र बनाया, उनका सबसे पहला अगर था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले 1757 में उन्होंने पश्चिम बंगाल पर अपना अधिकार किया था और कोलकाता, जो कि पहले कोलिकट के छोटा सा एक गांव हुआ करता था कोलकाता, उसको बसाए, वहाँ पे अपनी कोठी बनाई और कोलकाता को अपनी पहली राजधानी बनाए, ठीक है। कोलकाता एक क्या था? बंदरगाह के रूप में काम में लिया जाता था, इसलिए एक बंदरगाह होने के कारण उसको अपने सबसे पहले कब्जे में लिया। दूसरा उन्होंने बम्बई, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण, कोलकाता के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण नगर था या उनका प्रशासनिक राजधानी थी तो बम्बई थी। कारण क्या था? स्वेज नहर बनने के बाद में जैसे ही बम्बई को, जो बम्बई और इंग्लैंड के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई, तो उनका क्या हुआ?
कोलकाता की बजाय उनका रुझान बम्बई पे ज़्यादा है। तो उनका अपना सबसे ज़्यादा उस प्रशासनिक जो उनका अड्डा था वो क्या था, बम्बई था, और प्रमुख बंदरगाह भी बम्बई थी। चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। ये सब चीज़ें, ये नगर जो के थे क्या थे, ये अंग्रेज़ों के द्वारा अपने हित के लिए, खास करके अंग्रेज़ों ने बंदरगाह जो नगर थे उन पर ध्यान दिया। उसके अलावा भी उनका कुछ था, जैसे दिल्ली है, उनकी राजधानी रह चुकी थी। शिमला उन्हीं का बसाया हुआ है, क्योंकि वो ठंडे इलाके से आए थे, भारत में गर्मी अधिक पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि गर्मियों में जो अपने यहाँ मई जून में जब गर्मी पड़ती है तो ऐसी गर्मी में वो रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने उस टाइम अपनी राजधानी क्या बनाया, शिमला को बनाया। तो इस तरह के कुछ हिल स्टेशन हैं जिनको एक अच्छे नगर के रूप में अंग्रेज़ों ने विकसित किया था। इसके अलावा कुछ हमारी जगह औद्योगिक नगर हैं, जैसे सूरत है, ये एक औद्योगिक नगर है। सूरत के अलावा हमारा जमशेदपुर है, जो कि पहला जो 1907 में पहली लोहा की मील भारत में लगी थी, ठीक है। तो जमशेदपुर है। बम्बई भी एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ था। चेन्नई भी औद्योगिक रूप में विकसित हुआ था। विशाखापट्टनम एक औद्योगिक नगर था। तो कुछ औद्योगिक नगर थे जो आगे जाके एक नगरों के रूप में विकसित हुए थे, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक हमने इतना टॉपिक करा दिया। अगला हम भारत में नगरीकरण वाला टॉपिक हम कराएंगे अगले वीडियो में। चैप्टर जितना करा दिया उसको डीप पढ़ो, शॉर्ट क्वेश्चन करो, और जो नहीं आए वो आप मैसेज करके आप मेरे से दोबारा से पूछ लेना। धन्यवाद।